हे मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल स्टडी नेट पे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने रिफ्रैक्शन देखा था और आज हम उसी पार्ट को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो देखो बच्चों, रिफ्रैक्शन जो होता है वो होता क्यों है वो मैंने थोड़ा बहुत तो आपको पिछले वीडियो में बताया था और उसमें मैंने एक चीज़ आपको समझाया था कि रिफ्रैक्शन होने के पीछे क्या वजह होती है। डैट इज़ द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम। ठीक है, अलग अलग मीडियम जो होते हैं उसमें अलग अलग प्रकार के जो स्पीड ऑफ लाइट होता है वो चेंज होता है, इसीलिए रिफ्रैक्शन क्रिएट होता है। तो अब देखो, मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ। मान लो ये एक पतीला है ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके। तो यहाँ पे अगर मान लो मैंने एक बॉक्स रखा, तो पता है ये बॉक्स जो है अगर हम यहाँ से देखेंगे, ये मान लो हमारी आँखें हैं, ठीक है। तो अगर इस बॉक्स को हम देखेंगे तो हमें ये नॉर्मली यहीं पे दिखेगा। क्या हो जब इसको हम यहाँ पे वाटर से भर दें, तो जब इसको हम वाटर से भर देंगे तो अब होगा क्या, ये बॉक्स हमें यहाँ नहीं बल्कि ये बॉक्स हमको यहाँ दिखने लगेगा। पता है इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे का रीज़न देखो, सबसे पहले मान लो मैंने यहाँ से दो रे निकाली, ठीक है, ऐसे करके ये दोनों रे हमारे आँखों में आके मिल रही है इस जगह पे, तो इमेज इसका यहाँ पे फॉर्म होगा। लेकिन असली में ऐसा होता नहीं है। ये क्या हो गया, यहाँ से बेंड किया और ये यहाँ पे आके मिलेगा। ये जो रेज है ना, ये यहाँ पे आके मिलता है। तो जहाँ पे वर्चुअल रेज मीट होती दिखाई देती है उसी जगह पे हमारा ऑब्जेक्ट हमारे आँखों को दिखाई देता है, नहीं तो जो रियल चीज़ें हैं वो हमको कभी दिखाई ही नहीं देंगी। तो रिफ्रैक्शन में हमने यही सारी चीज़ें देखी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि स्नेल्स लॉ क्या होता है, साथ में हम ये भी देखेंगे कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, और साथ साथ में स्पीड ऑफ लाइट या बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम होने से क्या क्या होता है। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स गेट द वीडियो स्टार्टेड। अब देखो बच्चों, यहाँ पे हम लोग देखने जा रहे हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के कौन कौन से और कैसे लॉज होते हैं। तो सबसे पहले देख लो, यहाँ पे मैंने नॉर्मली रख लिया है, ये हमारा मीडियम 1 है, ये मीडियम 2, मान लो ये एयर है और ये ग्लास है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो अभी हम क्या देख पा रहे हैं कि मीडियम 1 से लाइट जो है वो मीडियम 2 की ओर एंटर कर रहा है, ठीक है। तो हमें पता है कि जब इस तरीके का कोई भी सीन आता है तो यहाँ पे हमारा एक नॉर्मल रे होता है। अब हम क्या करेंगे, इस जगह पे इसको हम एंगल बना देते हैं। ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो जैसे हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा था, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ऐसा यहाँ पे नहीं होता, ध्यान रखना। यहाँ पे क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस का और रिफ्रैक्शन का एक नया लॉ होता है, उस लॉ को हम स्नेल्स लॉ कहते हैं, बताऊंगा वो भी। सबसे पहले देखो, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन, यानी एक ही जगह पर एक ही पॉइंट पे ये तीनों के तीनों रे जो है वो हमें दिख जाएंगे, ठीक है। दूसरा लॉ जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है और इसी को हम कहते हैं स्नेल्स लॉ। इस लॉ में क्या कहता है बच्चों, देखो, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसको तो हमको लेना है, लेकिन हमें क्या लेना है, साइन में, तो साइन आई, ठीक है, टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, और साइन आर, इन दोनों का जब हम रेशियो निकालेंगे तो वो हमारा क्या होगा भाई, कांस्टेंट होगा। एक नंबर आएगा वो हमेशा कांस्टेंट होता है, डैट मीन्स वो कभी नहीं बदलेगा। अब इसका मतलब समझो क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि मान लो अभी यहाँ पे कोई भी हमने रे डाला, मान लो ये 60 डिग्री के एंगल से जा रहा है, ठीक है, 60 डिग्री के एंगल से जा रहा है, और यहाँ पे मान लो ये अब ये एंगल बन गया 20 डिग्री का, फॉर एग्जांपल ले लो, एक्यूरेट नहीं बता रहा हूँ मैं। ये मान लो 60 का है तो ये 20 में आ गया, ठीक। तो इन दोनों का जब हम रेशियो निकालेंगे जितना आएगा उतना ही जब इस रे को हम और झुकाएंगे और उसके बाद जो एंगल बनेगा वो सेम आएगा। यानी हम रे को कितना भी डिग्री के एंगल से अगर हम झुकाते जाएं और उसका रेशियो निकालेंगे उसके रिफ्रैक्टेड रे के साथ, तो हमेशा जो हमारा वैल्यू आएगा वो सेम आएगा, सेम मीडिया के लिए। मान लो यहाँ पे हमने एयर रखा, यहाँ हमने ग्लास रखा, ठीक है। तो एयर से ग्लास के बीच में हम जब जब अलग अलग
डिग्री के एंगल से हम इंसिडेंट रे को डालेंगे तो डेफिनेटली उसका जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो भी चेंज होते जाएगा, लेकिन जब दोनों का हम रेशियो निकालेंगे ना तो वो हमेशा सेम आएगा ग्लास और एयर के केस में। ठीक है, तो यही हमारा कहता है रूल नंबर 2 दैट इज स्नेल्स लॉ। ठीक है, फिर से बता दे रहा हूँ, स्नेल्स लॉ में यही कहा गया है कि जब भी दो मीडिया सेम हो उसमें हम कितना भी डिग्री के एंगल से बार बार अगर हम इंसिडेंट रे को डालते रहें तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो सेम होएगा। नेक्स्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? यहाँ बच्चे बहुत बार कंफ्यूज करते हैं। द वैल्यू ऑफ साइन आई बाई साइन आर फॉर अ रे ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम एयर इनटू अ पर्टिकुलर मीडियम। जब एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में रे ऑफ लाइट पास होता है तो उसका जो वैल्यू आएगा साइन आई बाई साइन आर का, वही हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और एक तरह से हम ऐसा कह सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो हमको ये बताता है कि लाइट कितना बेंड करेगा। ठीक है, वो कितना हद तक उस लाइट को स्लो कर देगा। जैसे अगर मैं डायमंड की बात करूं तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अप्रॉक्स 2.42 ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो उसका सबसे ज़्यादा होता है। तो जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो अब क्या होगा भाई कि वो लाइट के स्पीड को भी कम कर देगा, दबा देगा। समझ लो, वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिव्स एन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द लाइट बेंडिंग एबिलिटी ऑफ दैट मीडियम। दैट मीन्स कि ये मीडियम अगर मैं ग्लास लेता हूँ तो ग्लास में कितना लाइट बेंड करेगा, वो कैपेबिलिटी किस पे डिपेंड करता है? उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। ठीक है बच्चों, आई होप कि यहाँ तक तो समझ में आ गया है। तो चलो इसके अब हम लोग आगे चलते हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट। आखिर इन दोनों में क्या कॉम्बिनेशन है और यहाँ पे हम लोग क्या सीखने वाले हैं? देखो यहाँ मैंने आपके सामने क्या लिया है, ये आपको पता है कि ये हमारा मीडियम 1 मान लो, इसको हम एयर लेते हैं और ये हमारा ग्लास है। तो जब भी आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को शो कर रहे हो तो आपको करना क्या है वो देखो। सबसे पहले इसको लिखते कैसे हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम ना डिनोट करेंगे n से। चलो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम n से डिनोट करते हैं। ठीक, अब एक बात बताओ बच्चों कि यहाँ पे लाइट किस मीडियम से किस मीडियम की ओर जा रहा है? एयर से ग्लास की ओर जा रहा है, तो हम इसको लिखेंगे एयर से ग्लास की ओर, यानी ANG। ठीक है, अगर लाइट ग्लास से एयर की ओर जा रहा होता तो हम लिखते GNA। ठीक है, जब भी लाइट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ANG। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। मैं रिपीट करता हूँ, जब भी कुछ इस तरीके का लिखा हो तो इसका मतलब कि आप सेकंड वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो फर्स्ट वाले के रिस्पेक्ट में। तो मैं लिख देता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, ANG। इसी को अगर लिख दिया उल्टा GNA तो अब इसका मतलब क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ तक? कई बार ये आपका कुछ इस तरीके का लिखा रहता है 1 and 2, तो कंफ्यूज मत होना। इसका मतलब हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम with respect to the second medium। ठीक है, और अगर इसी को 2 and 1 लिख दे तो सेम इसको आप घुमा के बोलोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। यानी लिखते हम कुछ और है, अब बोलते हैं हम कुछ और। तो हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम सेकंड वाले का निकालते हैं जिसमें लाइट एंटर कर रहा है। ठीक है, इसी की जगह पे मान लो अगर मैंने यहाँ पे ले लिया होता, सपोज ये हमारा हो गया वाटर और नीचे हमारा हो गया ग्लास, तब हम क्या लिखेंगे? WNG। कई बार इसको ना, हाँ, WNG, तो इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो इस चीज़ में आई होप कि अब आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि ANG या GNA 1 and 2 इसका मतलब क्या होता है कि जो भी सेकेंड में लिखा रहता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम निकालते हैं फर्स्ट वाले के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब यहाँ पे एक टर्म मैंने लिखा है कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये किसको कहेंगे भाई? व्हेन लाइट इज कमिंग फ्रॉम वन मीडियम, यानी वैक्यूम और एयर,
मान लो यहाँ पे वैक्यूम या एयर छोड़कर कोई दूसरे मीडियम से अगर किसी दूसरे मीडियम में लाइट जा रहा है तो उसको हम कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे कि यहाँ पे ये वाटर है, ये ग्लास है, यानी एयर से ग्लास में नहीं जा रहा, वाटर से ग्लास में जा रहा है, तो इसको हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वैक्यूम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी वैक्यूम होना चाहिए और ये क्या होगा, किसी दूसरे में जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन की बात करूँ तो इक्वेशन कैसे लिखाएगा वो मैं आपको जस्ट 1 मिनट के अंदर समझाता हूँ। ठीक है, ये देखो, जैसे कि मैं अगर इसकी बात करूँ तो ये हो जाएगा, मान लो 1 and 2 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम सेकेंड, मीडियम 2। ठीक है, तो कभी भी आप अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो तो उसका फॉर्मूला बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि दोनों मीडियम में जो लाइट की वेलोसिटी होती है उसका आप रेशियो निकाल दो, वो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये हो गया आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या होता है, फर्स्ट मीडियम का जो लाइट की वेलोसिटी उसमें कितनी है वो हम रख देंगे, फिर सेकेंड मीडियम में कितनी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो चलो मैं ये लिख देता हूँ WNG। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, इसमें हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, पहले वाटर है ना, वाटर अपन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, दोनों को कर देंगे, जितना हमारा वैल्यू आएगा डेट विल बी आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, हमको समझ में आ जाएगा। सेकेंड अगर मैं बात करूं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, इसमें तो हमको पता है कि फर्स्ट पार्ट जो है वो वैक्यूम है या एयर है, दोनों के दोनों जो होते हैं ना वो लगभग सेम होते हैं, मतलब 95% तक तो दोनों में स्पीड जो होता है ना वो सेम ही होता है एयर एंड वैक्यूम में, इसलिए उतना हम उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं करते। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ पे लिखना हो तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ANG, यानी एयर से ग्लास में जा रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वेलोसिटी, इसको मैं ब्लैक से लिख देता हूँ, इसको हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाई वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक है, यहाँ तक समझ गए बच्चों। अब देखो इसको हम कैसे और लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 and 2 इज इक्वल टू V1 by V2। ठीक है, कोई दिक्कत, 1 and 2 या फिर WNG इज इक्वल टू V1 by V2, ये हमारा हो गया फर्स्ट का। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें हम लिख सकते हैं, इसमें हम लिखेंगे ANG इज इक्वल टू C by V। अब बोलोगे सर आपने यहाँ पे C क्यों ले लिया, C नहीं, देखो मेरा मतलब ना, आप यहाँ पे V1 by V2 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं काटेगा V1 by V2। क्यों, क्योंकि V1 जो हो गया वो फर्स्ट मीडियम है यानी एयर में, और V2 जो है डेट इज ग्लास, तो ग्लास में कितनी उसकी वेलोसिटी होगी लाइट की, वो आपको पुट करना है। तो बेसिकली आप ये समझो कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर हो या स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम हो, इसको हम C से डिनोट करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे C लिख दिया। और एक ही तो हम यहाँ पे वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, एक ही मीडियम की बात करें, तो V1 V2 लेने की क्या ज़रूरत है, तो हम इसको C by V लिखेंगे। यानी आपको इतना दिमाग में रखना है कि जब भी लाइट जो है वो एयर से किसी भी मीडियम में जा रही है, आई रिपीट, एयर से किसी भी मीडियम में जा रही है, चाहे वो ग्लास में जा रही हो या आपके डायमंड में जा रही हो या आपका वाटर में जा रहा हो, तो आपको क्या करना है, C by V का फॉर्मूला लेना है। ठीक है, जो भी आप यहाँ पे लिखोगे AN और यहाँ पे जो भी आएगा इज इक्वल टू C by V लिख देना, कोई गलत नहीं करेगा। ठीक है, और इसके अलावा अगर मान लो किसी दो मीडियम दिया हुआ है एयर के अलावा, तब आप उसको V1 by V2 से लिखो।
ठीक है। V1/V2 से लिखोगे तो भी गलत नहीं है, और C/V से लिखोगे तो भी गलत नहीं है, लेकिन C/V स्पेशली तब लेना जब ANG हो, क्योंकि यहाँ पे एयर हो तभी उसको हम C लेते हैं, अदरवाइज नहीं लेते। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि यहाँ तक आपको तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो मैं आगे आपको एक और चीज़ समझाता हूँ कि दो चीज़ें यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी है। एक हो गया, मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ, ये देखो समझो यहाँ पे मैं दो टर्म लेता हूँ। एक हो गया ऑप्टिकल डेंसिटी एंड मास डेंसिटी। इस चीज़ को आपको समझना बहुत ज़रूरी है बच्चों कि ऑप्टिकल डेंसिटी और मास डेंसिटी दोनों सेम नहीं होते, दोनों अलग अलग टर्म होते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि कोई भी अगर ऐसा मटेरियल है जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी बहुत ज़्यादा है तो उसकी मास डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा होगी। ऐसा क्यों, इसका मैं एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ। इसका एग्जाम्पल है आपका डेट इज़ केरोसिन। ठीक है, केरोसिन ऑयल जो होता है उसकी मास डेंसिटी वाटर से कम होती है। तो मैं यहाँ पे दो टर्म लेता हूँ, ठीक है। केरोसिन एंड वाटर की अगर मैं बात करूँ तो केरोसिन की जो मास डेंसिटी होती है वो कम होती है वाटर से, और इसी वजह से वो वाटर के ऊपर क्या करता है, फ्लोट करता है, तैरते रहता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ ऑप्टिकल डेंसिटी की कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना ज़्यादा है, वो भाई वाटर से ज़्यादा होता है। यानी डेंसिटी जो है, मास डेंसिटी वो वाटर से कम है, लेकिन ऑप्टिकल डेंसिटी जो है वो वाटर से ज़्यादा है। ये आप समझ गए। तो ज़रूरी नहीं है कि कोई भी जो मीडियम है, आप ऐसे समझो कि ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होता है, उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बताता है कि ऑप्टिकल डेंसिटी वो डेंसिटी है जिसके थ्रू वो लाइट को कितना हद तक बेंड कर सकता है, वो एबिलिटी बताता है। मास डेंसिटी क्या है भाई, वो कितना घना है, ठीक है, उसमें कितने एटम्स मौजूद हैं। अगर मैं बात करूं ऑयल एंड वाटर की, तो हम सभी को पता है कि ऑयल की डेंसिटी हमेशा कम ही होती है वाटर से, तो वो उसकी मास डेंसिटी है। तो केरोसिन की मास डेंसिटी जो है वो वाटर से कम है, ठीक है, इसीलिए वो उसके ऊपर फ्लोट करती है। लेकिन अगर मैं ऑप्टिकल डेंसिटी की बात करूं तो वो वाटर से ज़्यादा है, इसीलिए क्योंकि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स केरोसिन से कम होता है और केरोसिन का ज़्यादा होता है। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि लाइट बेंडिंग एबिलिटी जो है वो वाटर के कंपैरिजन में केरोसिन में ज़्यादा है। यानी केरोसिन में लाइट की स्पीड वाटर से भी कम हो जाती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हुआ, डेट मीन स्पीड ऑफ लाइट जो है वो हमारा कम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप यहाँ तक तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हमें ये दो चीज़ें प्रूव करनी है कि 1n2 = 1/2n1। ठीक है, ये हम अभी देखेंगे कि ये प्रूफ कैसे करते हैं। आपको मैं तुरंत इसको भी समझा देता हूँ। चलो फिर चलते हैं हम लोग आगे। देखो बच्चों, ये हमें प्रूफ करना है ना, तो सबसे पहले चलो हम लोग एक फिगर बना लेते हैं। यहाँ पे एक नहीं दो फिगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगा। तो इसको बनाते बनाते एक चीज़ मैं और बता देता हूँ बच्चों कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई भी यूनिट नहीं होता। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई भी यूनिट नहीं होता, इसलिए जो भी आपके टर्म्स आ रहे हैं वो डायरेक्ट लिखा जाएंगे, उसके कोई भी यूनिट नहीं होगा। देखो अब यहाँ पे इसमें क्या हो रहा है कि इसको हम मीडियम 1 ले लेते हैं, इसको मीडियम 2 ले लेते हैं। इसके लिए मीडियम 1 ये हो गया, मीडियम 2 ये हो गया। ठीक है, तो अब जरा यहाँ पे हम समझते हैं ध्यान से। तो इसके केस में हम क्या लिखेंगे भाई, इसके केस में हम लिखेंगे 1n2 = V1/V2। कौन बच्चा रो रहा है भाई, शांत हो जा थोड़ा। 1n2 = V1/V2, यानी इस मीडियम से इस मीडियम में जा रहा है। ठीक है, सेम वही हो गया हमारा। इसको चलो मैं, ये मीडियम तो हमारा सेम ही रह जाएगा, सॉरी, ये m1 है, ये m2 ही है। लेकिन अब क्या हो रहा है, हमारे मीडियम 2 से मीडियम 1 की ओर लाइट जो है वो जा रहा है। ठीक है, तो अब इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 2n1 = वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम। ठीक है, तो इसको अगर हमने इक्वेशन 1 माना, इसको हमने इक्वेशन 2 माना। अब बताओ बच्चों कि अगर हम इसको पलटना चाहेंगे, अगर हम इसको पलटना चाहेंगे तो क्या हमें इसको भी पलटना पड़ेगा, यस और नो। जैसे कि अगर मैं बोलूँ A/B = C/D,
आप बोलोगे सर हम d/c लिखना चाहते हैं, तो लिखो ना, किसने मना किया है। लेकिन आपको इसको भी पलटना पड़ेगा, b/a करना पड़ेगा। तो जब आप RHS को रेसिप्रोकल करते हो तो आपको LHS को भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो आपका वो मिस्टेक हो जाएगा। तो यही रूल हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो 1/2n1 इज इक्वल टू v1/v2। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ तक? इसको हम इक्वेशन थर्ड मान लिए। अब जरा एक चीज़ देखो, अगर मैं बात करूँ इसके RHS की v1/v2, इसके RHS की v1/v2, डैट मीन्स कि दोनों के दोनों RHS क्या हो गए? इक्वल। और जब RHS इक्वल होते हैं तो बताओ बच्चों कि LHS इक्वल होगा या नहीं होगा? होगा ना। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 1n2 इज इक्वल टू 1/2na। तो क्या हमारा प्रूफ हुआ या नहीं हुआ? हुआ ना। तो बस यही तो हमारा था, ठीक है। तो मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में भी बता दी, और अभी तक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से आपके अगर कोई भी क्वेश्चंस पूछे जाएं तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई भी दिक्कत होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। फिर भी अगर कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करो। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंसेज क्या होती हैं, और साथ साथ में साइन कन्वेंशन भी हम लोग देखने वाले हैं। एंड तब तक के लिए एवरीवन टेक केयर, बी सेफ, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग स्टडी नेट।